हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। एमपीसी 013 जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का थर्ड पेपर है, इसका लास्ट वीडियो आज हम कवर करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो पूरी सीरीज आप देखते आ रहे हैं जिसमें आपने 11th 12th और 13th के सारे वीडियो देखे हैं, उस पूरी प्लेलिस्ट का भी ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि 13th के साथ ही आपके इस वीडियो के साथ ही आपके सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं सभी पेपर्स के लिए। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें लास्ट 4 to 5 टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट है सभी, तो ध्यान से पढ़िएगा। साइकोथेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट्स हम पढ़ेंगे। सिमिलर टॉपिक आपने लास्ट वीडियो में कवर किया था जो था HIV पेशेंट्स के बारे में। तो जब भी हम इस तरीके का कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए जिसमें आपको साइकोथेरेपी का यूज करने को कहा जाए, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर कैंसर पेशेंट है, कोई और टाइप की इलनेस है, कोई भी इशू है, किसी डेवलपमेंटल इशू से बच्चा सफर कर रहा है, कोई एडोलेसेंट किसी क्रिटिकल सिचुएशन से सफर कर रहा है, उसके लिए साइकोथेरेपी देनी है, तो पहले आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे कि वो पर्सन किस तरह की प्रॉब्लम्स के अक्रॉस आ रहा होगा। और उसके अंदर हम ये 3-4 कैटेगरी जरूर देखेंगे। एक तो इमोशनल देखेंगे, जाहिर सी बात है, इमोशनल लेवल पर वो ट्रबल कर रहा होगा। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वो फील करेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न उसके हो जाएंगे, तो सीबीटी भी जरूर यूज करेंगे हम उसके साथ। इसके अलावा सोशल लेवल पर भी उसको डिफिकल्टीज हो सकती है बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पे फैमिली की सपोर्ट उससे ना मिले, जैसे अगर टीनेजर के केस में हम देखें तो उसको वो डिटैचमेंट फील करता है। एडोलेसेंट्स के लिए हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम यहाँ पे कैंसर पेशेंट के लिए जब लिखेंगे तो यही सब सिस्टम यही रहेगा। कौन कौन सी टाइप की थेरेपी हम यूज करेंगे ये हम मेंशन करेंगे, क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे इस थेरेपी से, क्या बेनिफिट्स होंगे, और लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे। तो ये फॉर्मेट यूज करते हुए आंसर लिखिएगा। कोई डिफरेंट भी क्वेश्चन आ जाए साइकोथेरेपी अप्लाई करने के लिए तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। साइकोथेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट एड्रेसेस द कॉम्प्लेक्स इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल चैलेंजेस जो कि कैंसर के डायग्नोस करने के बाद आते हैं। जब भी कैंसर से का डायग्नोसिस होता है, किसी पर्सन में डिटेक्ट होता है, तो वो पर्सन बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन के क्रॉस आता है। हो सकता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी, क्योंकि ट्रीटमेंट में उसके बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है, तो उसकी वजह से वो परेशानी में आएगा, ये उसको एक मेंटल डिस्टर्बेंस दे सकता है। इमोशनल लेवल पे वो वीक फील करेगा कि पता नहीं लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, या मेरे साथ रहते हुए मेरी फैमिली किस तरह से डिफिकल्टी फेस करेगी। तो पर्सन बहुत सारी चीजों के बारे में सोच सोच के परेशान होने लगता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे टाइप के इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, डिफरेंट टाइप के इश्यूज वो फील करेगा। तो अब ऐसे में हमें समझ में तो आ गया कि वो इश्यूज क्या फील करेगा, तो अब हम बता पाएंगे कि कौन कौन सी टाइप ऑफ थेरेपी हम उसके साथ यूज कर सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी आपने पहले भी पढ़ी थी, ये इमोशनल सपोर्ट देने पर फोकस करती है। इसमें पर्सन को नॉलेज देना कैंसर के बारे में, क्योंकि कैंसर एक डिफिकल्ट इश्यू तो है, लेकिन ये भी समझना होगा कि उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ पर्सन ठीक भी हो सकता है, तो उसको थोड़े साइको एजुकेशन देना भी जरूरी हो जाता है। उसको ये समझाना कि वो अपने कैसे एंग्जाइटी को, जो डिप्रेशन है, उसको मैनेज कर सकता है, हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह से चीजें होती है, सब समझाते हुए उसको सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, अगेन जो भी उसके माइंड में नेगेटिव थॉट डेवलप होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम किसी को होगी तो उसके माइंड में कंटिन्यूअस नेगेटिविटी आएगी, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को कैसे चैलेंज किया जाए, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, ये सब सीबीटी के थ्रू किया जाएगा। माइंडफुल बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, ये तो हमेशा ही दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक आए, जितने के भी बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, इसमें आप ये मेंशन जरूर करेंगे कि वो माइंडफुल थेरेपीज से वो अपने पेन को, फटीग को बैलेंस कैसे कर पाए, या अपनी फिजिकल हेल्थ पे कैसे ध्यान दे पाए। खुद को फिजिकली फिट रखेगा तो प्रॉब्लम से बाहर निकलने में भी आसानी मिलेगी और मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो ये सब उसको बताना है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी भी दे सकते हैं यहाँ पे, कि उसको लाइफ की मीनिंग को एक्सप्लोर करना हम सिखाएंगे, कि वो कैसे चीजों को समझे, जो भी चीजें डिफिकल्ट हैं अब रास्ते में, उनमें कैसे वो मीनिंग ढूंढने की कोशिश करे, मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। फैमिली थेरेपी भी यूज की जा सकती है, कि फैमिली डायनामिक्स डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार, ऐसे सिचुएशंस में तो हो ही जाते हैं, तो ऐसे में वो जो पर्सन है किस तरह से अपने कम्युनिकेशन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है फैमिली के साथ, या उसकी फैमिली उसे किस तरह से अंडरस्टैंड करे, इसके लिए हम फैमिली थेरेपी यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो इमोशनल वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होती है, कोपिंग करने की कैपेसिटी डेवलप होने लगती है पर्सन के अंदर, ट्रीटमेंट में वो बेटर ट्रीटमेंट की तरफ जाने लगता है। जब वो मेडिकल रिकमेंडेशंस उसको मिलते हैं, उनको फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, उसका माइंड जो है वो बेटर होने लगता है पहले से, और लाइफ ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी वो वर्क करने लगता है। चैलेंजेस ये आते हैं कि जब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कैंसर या कोई बड़ा इशू, तो स्टिग्मास उसके अराउंड बहुत घूमते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उन स्टिग्मास से बाहर निकालने में पर्सन को बहुत प्रॉब्लम आती है।
उसकी फिजिकल हेल्थ जो है या उसकी फिजिकल कंडीशन कितनी खराब या बुरी है, उसको ध्यान में ही रखते हुए हमें साइकोथेरेपी का यूज करना है, क्योंकि हमारे लिए उसको केवल मेंटली ठीक कर देना काम नहीं है, उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना जरूरी है, जिससे वो अपनी फिजिकल हेल्थ से भी अंडरस्टैंड कर पाए। टाइमिंग की भी जरूरत होती है कि कई बार पेशेंट्स को जल्दी जल्दी ही हम टाइम कम होता है ठीक करने के लिए, तो ऐसे में हम उस काम को जल्दी कैसे करेंगे ये भी सोचना पड़ सकता है, तो ये भी चैलेंजिंग हो सकता है। तो साइकोथेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट इज ऑफ्टन इंटीग्रेटिव, जिसमें हम बहुत सारे थेरेप्यूटिक अप्रोचेस को यूज करते हैं इंडिविजुअल की नीड्स के हिसाब से, कि कैसे कम टाइम में उसको ज्यादा रिकवरी हम दे पाए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ साइकोथेरेपी फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स। फिर सेम चीज वही आ गई, सिमिलर आ गई, सेम तो नहीं कह सकते, कि जो पेशेंट्स बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनको वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस को फेस करते हैं। ये सभी चीजें एक जैसी कैटेगरी हो गई। यहाँ पे टर्मिनली इल पेशेंट जनरल टर्मिनोलॉजी यूज हो गई। ऐसे में उनको इमोशनल सपोर्ट दी जानी चाहिए, जिससे वो अपने ग्रीफ और लॉस से बाहर निकलने की कोशिश करें, या वो ये ना सोचे कि यहीं पर जिंदगी खत्म है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स तो बड़े ही कॉमन हो जाते हैं जब भी कोई पर्सन लगातार लंबी बीमारी से जूझ रहा होता है। तो ऐसे में उसको उसका साइकोलॉजिकल बर्डन कम करने के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसको ये समझाया जाता है कि हर लाइफ का एक पर्पस है, आप जितना भी जीवन जी रहे हैं, जो भी आपके संग सिचुएशन हो रही हैं, उसमें भी आप कैसे बेटर कर सकते हैं। तो उसको लाइफ का मीनिंग समझाते हुए उसको प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं। स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी की जाती है, यानी कि स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ कनेक्ट करते हुए उसकी काउंसलिंग करना, उसको समझाना कि कितना उसके लिए सेंस ऑफ पीस इंपॉर्टेंट है। लाइफ क्वालिटी को एनहेंसमेंट करना भी जरूरी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जो भी फिजिकल सिम्टम्स है उनसे कोप करना सिखाना और लाइफ को रिव्यू करना सिखाना, कि यानी जो भी आपके सामने सिचुएशन है उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, भले ही वो डिफिकल्ट सही, लेकिन एक्सेप्टेंस जरूरी है। रिलेशनशिप डायनामिक्स अक्सर बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में फैमिली थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जिसमें फैमिली के बीच किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, इशू है, या होता है ना कई बार कोई पेशेंट घर में होता है, वो लंबे समय तक बीमारी से सफर कर रहा है, तो जो घर के बाकी मेंबर्स होते हैं वो उसको एक बर्डन की तरह देखने लगते हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से वर्क करना होता है। जो पेशेंट है उसकी फिजिकल स्थिति को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए भी उसको उसके साथ चीजें डील की जाएंगी। जाहिर सी बात है, जो बहुत ज्यादा पैरालाइज्ड है या कुछ कर नहीं सकता, तो आप उसको दौड़ा तो नहीं सकते, रनिंग तो करा नहीं सकते। तो ऐसे में रिलेशन डायनामिक्स पे काम करना पड़ता है। लेगेसी प्रोजेक्ट्स गाइड्स पेशेंट्स इन क्रिएटिंग लेगेसीज, यानी कि लेटर्स लिखना, मैसेजेस रिकॉर्ड करना, जिसकी हेल्प से वो अपनी फैमिली के साथ में अच्छे डायनामिक्स मेंटेन कर सके। डेथ के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट लगता है कि किसी को डेथ के लिए कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है थेरेपी में, लेकिन उसको ये समझाना कि लाइफ तो कभी ना कभी एंड होगी, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है। इट इज ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस। उसको मरने के लिए तैयार नहीं करना है, हम कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं, राइट। बहुत सारी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स होती हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, माइंडफुलनेस, इन सब की हेल्प से पर्सन के थॉट्स को, चैलेंजिंग थॉट्स को बाहर निकालना। डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करना, यानी कि जो भी पर्सन फील कर रहा है उसको सपोर्टिंग, उसको पूरी तरीके से अनकंडीशनल पॉजिटिव सपोर्ट देना। ऑटोनॉमी एंड एक्सेप्टेंस इसके अंदर आते हैं, कि जो भी पर्सन ने डिफिकल्टी फील करी है उससे वो कैसे बाहर निकले या उसे एक्सेप्ट कैसे करे। तो टर्मिनल इलनेस के केस में जो भी साइकोथेरेपी यूज होती है, वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ साइकोथेरेपी का हम यूज करते हुए चलते हैं, और गोल यही है कि जो भी सफरिंग है उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे कम किया जाए, पर्सनल ग्रोथ की तरफ वर्क किया जाए, और उसको ये समझाया जाए कि जो एंड ऑफ लाइफ है वो भी मीनिंगफुल है, उसको भी हमें पॉजिटिव नोट पर ही खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेजमैन्स 4 स्टेज ऑफ डाइंग। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं डाइंग के प्रोसेस की, जो कि साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन पर फोकस करती हैं। सबसे पहले डिनायल, ये याद रखिएगा स्टेजेस, 4 स्टेजेस के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस। डिनायल, इनिशियली इंडिविजुअल्स माइट नॉट एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज देयर टर्मिनल कंडीशन। दिस स्टेज सर्व्स एज अ साइकोलॉजिकल बफर अगेंस्ट ओवरवेलमिंग फियर और डिस्पेयर। जो सबसे पहले अगर किसी पर्सन को, कैंसर पेशेंट को पता चलता है कि वो लास्ट स्टेज में है, उसकी लाइफ उसके बाद नहीं रहेगी, तो वो उस चीज को डिनाई करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये डाइंग की पहली स्टेज है, जिसमें पर्सन अपनी मेडिकल हेल्थ को या ऐसी किसी भी स्थिति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता होता है। देन एंगर, द धीरे धीरे डिनायल खत्म होने लगता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों, या फिर अगर मेडिकल केयर प्रॉपर नहीं मिली या टाइमली उसने नहीं किया, तो वो रिग्रेट भी शुरू हो जाता है। तो एंगर, रिग्रेशन, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, लॉस ऑफ कंट्रोल उसे फील होता है कि वो मरना नहीं चाहता होता है, और उसको ये फील होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देन कम्स बार्गेनिंग।
हियर इंडिविजुअल्स माइट ट्राई टू नेगोशिएट फॉर मोर टाइम और अ डिफरेंट आउटकम। वो कोशिश करेगा कि वो अपने दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जाए, या बार्गेनिंग का मतलब उसको उसको लगेगा कैसे भी करके मैं अपनी लाइफ को सेव कर सकूं। वो बार्गेनिंग का फेज होता है। लेकिन जब बार्गेनिंग भी नहीं हो पाती है, यानी दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है, वही एक चीज होती है, तब पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ पे वो ये मान लेता है कि हाँ, इसके बाद अब लाइफ में कुछ नहीं है, अब मुझे दुनिया से जाना होगा। तो वो एक्सेप्टेंस होता है। ये एक बड़ी ही डिफिकल्ट मेंटल स्टेट होती है, जिसमें पर्सन इन चारों स्टेजेस से गुजरता है। और ये वही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम तो दूसरे के बारे में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सोच के देखिए, वो पर्सन जो जिसके कहते हैं ना, जिसके आगे मौत हो, उसे पता हो कि उसे जाना है, तो वो कैसे इन चीज़ों के अक्रॉस आता होगा। खैर, थोड़ा सा इमोशनल पार्ट है ये समझने के लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं वेस्टमैन ने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया है। सिंपली बहुत सिंपल बना दिया है इस मॉडल को। चारों टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा मॉडल है, मॉडल उतना छोटा है नहीं, लेकिन छोटा सा पूछा गया है एक्चुअल में। ये ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, जिसको हम स्टेज ऑफ चेंज मॉडल भी कहते हैं, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो चेंज के थ्रू कैसे मूव करते हैं, खास तौर से हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में। ट्रांस का मतलब हो गया ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बताता है कि किस तरीके से जब हेल्थ इश्यूज किसी पर्सन को होते हैं तो उसके माइंडसेट में कैसे चेंजेस आते हैं। तो ये 5 स्टेजेस को आउटलाइन करता है। सबसे पहली है प्री कॉन्टेम्पलेशन, नो इंटेंशन टू चेंज बिहेवियर इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। जो पर्सन इस स्टेज में होता है तो वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता, पहले उसको बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। देन कम कॉन्टेम्पलेशन, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम एंड कंसिडरिंग चेंज बट एम्बिवेलेंट। यहाँ पे पर्सन उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज तो करता है, लेकिन अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो चेंज को कंसिडर करके चलता है। प्रिपरेशन, इंटेंडिंग टू टेक एक्शन सून मे हैव मेड स्मॉल चेंजेस। यहाँ पे पर्सन प्रिपेयर होने लगता है उस प्रॉब्लम के लिए, यानी कि जो भी चेंज उसकी लाइफ में आ रहा है हेल्थ रिलेटेड, उसको लेकर वो एक्शन लेने की कोशिश करता है और छोटे चेंजेस भी करता है। एक्शन, एक्टिवली मॉडिफाइंग बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम। वो अपने आसपास की सभी चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई है, और वो कोई ना कोई एक्शन लेता है। देन मेंटेनेंस, वर्किंग टू प्रिवेंट रिलैप्स एंड कंसोलिडेट द गेन्स। जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आई हैं उनको वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है कि क्या उससे मुझे गेन मिल सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो सकता है, कैसे उस प्रॉब्लम को रिकवर किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है चेंज में कोई प्रॉब्लम ही हो, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम में ही इंसान चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कुछ अच्छा होता है तो वो हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो जब भी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू होता है, कोई चेंज होता है, तो पर्सन सबसे पहले उस बिहेवियर को, या वही जो हमने डिनाइल के केस में, डेथ के केस में देखा था, वैसे ही होता है कि उस बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू होता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम को समझता है और उसमें चेंज करने की कोशिश करता है। मैं इसे एक छोटे एग्जाम्पल से कनेक्ट कर देती हूँ, वरना ये टर्मिनोलॉजी आपको शायद ध्यान ना रह पाए, लेकिन एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं डायबिटीज का, जो बहुत लोगों को हो जाती है। पर्सन को डायबिटीज हुई तो पहली स्टेज में वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि यार मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हो गई है। तो वो बहुत जल्दी अपने खाने पीने में और उन सब चीज़ों में बिहेवियर नहीं चेंज करना चाहेगा। उसको लगेगा कि ये सब चीज़ें मुझसे छूट जाएंगी, उन्हें दुख और अफसोस होगा। फिर उसको लगेगा कि ये प्रॉब्लम तो है। ये टाइम किसी के लिए बहुत छोटा हो सकता है, और कोई बहुत पैनिक होकर एकदम सारी चीज़ें छोड़ सकता है, तो ये भी हो सकता है पर्सन के साथ में। फिर वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ, ये तो, इसमें तो चेंज जरूरी है, अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम मुझे ही बढ़ेगी। क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज में वो चेंज नहीं लाएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जो प्रॉब्लम जहां पर थी ना, वो उससे ऊपर ही जाने लगेगी। तब उसको रियलाइज होगा कि अगर मुझे तो चेंज करना पड़ेगा, अगर मैंने अपने खाने पीने में, अपनी हैबिट्स में और अपनी डाइट में, अपने जो भी वर्कआउट उनमें फर्क नहीं लेके मैं आया, तो प्रॉब्लम होने लगेगी। फिर वो जब एक्सेप्ट कर पाता है जहां तक जाके थोड़ा बहुत, तब वो एक्शन लेने लगता है और फिर स्मॉल चेंजेस करने लगता है। इसके बाद वो अपने बिहेवियर को एक्टिवली मॉडिफाई करता है। जब उसे डिफरेंस दिखता है कि मेरे चीज़ों को करने से फर्क चीज़ें बदल रही हैं, तो वो और कुछ भी बदलने की कोशिश करता है। और जो चेंज वो लाता है उससे वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो गेन्स को कंसोलिडेट कर सके, यानी कुछ प्रॉफिट ले सके, मतलब पॉजिटिव हो सके उसके साथ चीज़ें, ये वो कोशिश करता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है यही बताता है कि अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज को फॉलो करें तो स्टेजेस में मूव कर पाते हैं। ये चीज़ें बताने की कोशिश करता है। दिस मॉडल इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ प्रमोशन एंड एडिक्शन ट्रीटमेंट टू टेलर इंटरवेंशन। या जैसे अभी मैंने इसीलिए आपको डायबिटीज का एग्जांपल दिया था, कि छोटी सी प्रॉब्लम का एग्जांपल लिया था। लास्ट टॉपिक है हमारा डिमेंशिया। साइकोथेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स विद डिमेंशिया इन्वॉल्व्स अडैप्टिंग ट्रेडिशनल थेराप्यूटिक मेथड्स टू अकोमोडेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स while addressing the emotional and psychological challenges that accompany the condition। कैसे साइकोलॉजिकल मेथड्स का हम यूज करते हैं डिमेंशिया के केसेस में।
सबसे पहले पर्सन सेंटर्ड थेरेपी आती है कि कोई भी पर्सन जो डिमेंशिया से सफ़र कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की ज़रूरत होती है, एम्पैथेटिक बिहेवियर उसे चाहिए होता है और कॉन्ग्रुएंस मेंटेन करने की कोशिश की जाती है कनेक्शन में, जिससे कि पर्सन के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड किया जा सके। सीबीटी का यूज़ किया जा सकता है, अडेप्टेड टू बी सिंपलर, फोकसिंग ऑन मैनेजिंग स्पेसिफिक सिम्टम, एंग्जाइटी डिप्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए सीबीटी का यूज़ किया जाता है। रेमिनिजेंस थेरेपी, क्योंकि जो डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है उसमें पर्सन की याददाश्त जाने लगती है, वो चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता, भूलने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा डेवलप होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे पास्ट इवेंट्स को रिकॉल कराने की कोशिश की जाती है, जिससे उसका मूड इम्प्रूव हो, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो, सोशल इंटरैक्ट कर पाए, क्योंकि जब चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो किसी से बातचीत भी ठीक से कर नहीं पाता है वो। तो जिसकी वजह से उसकी मेमोरी में भी हम कुछ ना कुछ डिफरेंस देख पाते हैं इस थेरेपी का यूज़ करके। उसको हम उसके लिए पुरानी फोटोज दिखा सकते हैं, म्यूजिक या फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स भी दिखा सकते हैं। वैलिडेशन थेरेपी एक्नॉलेजेस द रियलिटी एंड फीलिंग्स ऑफ द पर्सन विद डिमेंशिया इवन इफ दे आर बेस्ड ऑन कंफ्यूजन और डिल्यूजन्स। अगर ये जो थेरेपी है वैलिडेशन थेरेपी, ये इस चीज़ पे वर्क करती है कि डिमेंशिया की वजह से अगर पर्सन रियलिटी से अनटच्ड हो गया है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, तो वो कनेक्शन बिल्ड हो पाता है। लाइफ रिव्यू थेरेपी, सिमिलर टू रेमिनिजेंस बट विद द थेरेप्यूटिक गोल ऑफ रिजॉल्विंग पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, फाइंडिंग मीनिंग और अचीविंग क्लोजर विच कैन एनहेंस वेलबींग। इसमें लाइफ का रिव्यू करने की कोशिश की जाती है कि पुरानी चीज़ें क्या थी जिनसे पर्सन अपनी लाइफ पे एक मीनिंग निकाल सकता है। बिहेवियरल इंटरवेंशंस बहुत सारे हो सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लगातार देते रहना, उसको डिफरेंट टास्क देना जिनको वो पूरा करे और फिर उसको ध्यान, कॉग्निटिव टास्क ऐसे मेमोरी बेस्ड टास्क जो होते हैं। फैमिली थेरेपी भी दी जाती है, जो केयर गिवर्स होते हैं उनको भी समझाया जाता है कि उसको इमोशनल बर्डन ना समझें। ज़्यादातर डिमेंशिया की प्रॉब्लम जिन लोगों में देखने को मिलती है, ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिलती है, वो चीज़ों को भूल जाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो जो उनके साथ रहने वाले लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो ऐसे में फैमिली थेरेपी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट थेरेपी की हेल्प भी ली जा सकती है, जिसमें अगर वो इस कंडीशन में है तो उनके साथ म्यूज़िक और आर्ट थेरेपी का यूज़ करके भी उनके प्रॉब्लम्स को रिकॉल करने की कोशिश की जा सकती है। ऑलराइट, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है MPC 013 को। एंड आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। पूरी सीरीज से आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, नोट्स से उनको रिव्यू करते रहिएगा, वीडियो लेक्चर्स को बार बार सुनते रहिएगा, जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें ताज़ा रहें। और मैं मिलूंगी आपसे, अब ये तो सीरीज़ ख़त्म ही हो गई है, तो मैं आपसे कुछ और ही सीरीज़ के साथ मिलूंगी, तो पढ़ते रहिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय।